हेलो हेलो हेलो। तो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को तिलकधर यूट्यूब चैनल में। तो मेरा नाम है आयुष वर्मा, जैसा कि आपको पता होगा। फ़िलहाल हमारा क्या चल रहा है, बेसिक मैथ का लेक्चर नंबर ये 9 है, जिसके अंदर अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है। हमने बेसिक मैथ के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचता है जिसका नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन टॉपिक में ज़्यादा कुछ नहीं है। इंटीग्रेशन टॉपिक हमारे लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बट अगर हम बात करें, ये टॉपिक है 12th की मैथ्स का, और जहाँ पे इसको कवर करने के लिए कम से कम नहीं तो 15 दिन लगते हैं। बट हमें जो इंटीग्रेशन की ज़रूरत होगी वो हम अराउंड 30 मिनट्स में या फिर 45 मिनट्स में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस करेंगे। तो बेसिकली मतलब क्या है, फ़िज़िक्स में इंटीग्रेशन का यूज़ तो बहुत है। फ़िज़िक्स का ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें इंटीग्रेशन का यूज़ ना हो। बट हमारा क्या है, हमको फ़िज़िक्स के अंदर इतनी सी इंटीग्रेशन करनी है कि जैसे इंटीग्रेशन का 5% या 6%, यानी बेसिक यानी ऊपर ऊपर से उठा के देखना है, और अपना इंटीग्रेशन का सारा टॉपिक फ़िज़िक्स के अकॉर्डिंग ख़त्म हो जाएगा। फिर हम फिज़िक्स का कोई भी सवाल जिसमें इंटीग्रेशन का यूज़ हो रहा हो हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देता हूँ इंटीग्रेशन वाले टॉपिक की। इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन का मतलब पता क्या होता है। एग्जैक्ट इसका मीनिंग अगर हम निकालें तो इसका कुछ कहीं ना कहीं मीनिंग आ रहा है सम की तरफ। सम मतलब कुछ ना कुछ जोड़ने की बात हो रही है, कुछ ना कुछ जोड़ने की बात हो रही है। मान लो जैसे ये यहाँ पे कोई रास्ता है, ये कोई पहाड़ है, ठीक है, और यहाँ से आपको ना एक रास्ता निकालना है। यहाँ से आपको एक रास्ता निकालना है जो कि पहाड़ से बीच से निकालना है, यानी पहाड़ को काटना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि भाई उठाया बम ब्लास्ट करवा दिया। धीमे धीमे करके इसको पहाड़ को काटा जाएगा, जिससे कि ऊपर के लेवल में भी दिक्कत ना हो, नीचे के लेवल में भी दिक्कत ना हो, और अपना काम भी हो जाए। इसी तरीके से अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें, इंटीग्रेशन बेसिकली ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बेसिकली क्या है इंटीग्रेशन, जिसको हम इंटीग्रेशन क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, रिवर्स होता है डिफरेंशिएशन का। मतलब मान लो आपके पास कोई फंक्शन है, एक्स स्क्वायर, हमारे पास आ रहा है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है। अगर हम क्या करें, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालें तो क्या हो जाता है, हमारे पास 2x हो जाता है, 2x आ जाता है। बट अगर हम इसका इंटीग्रेशन निकालें ना, इंटीग्रेशन का ऑपरेटर कुछ ऐसा होता है, ऐसा सांप जैसा ऑपरेटर होता है ऐसा। यहाँ पे हम क्या करें, 2x dx लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। समझ रहे हो। अगर मान लो किसी फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन करा तो हमारे पास कोई चीज़ आई, अगर हम इस चीज़ का जो हमारे पास डिफरेंशिएशन आया, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास वापस से पहले वाला फंक्शन आ जाएगा। तो क्या है, ये एक रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का एक क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। और क्या होता है भाई, और बेसिकली जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था, डिफरेंशिएशन ग्राफ की स्लोप बताता है। डिफरेंशिएशन क्या बताता है, ग्राफ की स्लोप बताता है। कभी भी स्लोप रिलेटेड जो काम होता है तो हम डिफरेंशिएशन से यूज़ करते हैं। बट अगर बात करें, अगर हमें ग्राफ का एरिया निकालना हो, क्या करना हो, अगर हमें ग्राफ का निकालना हो एरिया, तो ये क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व देता है। एरिया अंडर द कर्व के अंदर का एरिया, मतलब जैसे मान लो कोई ग्राफ है, ये हो गया y, ये हो गया x, हमारा कुछ ग्राफ जा रहा है कुछ ऐसे करके, तो हमें क्या देता है, इंटीग्रेशन बेसिकली क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व। तो x के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँगा,
तो मैं इसको वो ले सकता हूँ, ट्राइंगल ले सकता हूँ। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका अगर मैं एरिया निकालूँ वो हो जाएगा हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, ये इसका एरिया आ जाएगा। और एरिया क्या दे, मतलब बेसिकली इंटीग्रेशन क्या देता है, एरिया देता है, समझ रहे हो। जैसे हम डिफरेंशिएशन में स्लोप की बात कर रहे थे, ऐसे ही जब हम इंटीग्रेशन में बात करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, एरिया अंडर द कर्व आता है। अब बेसिकली वही बात आ जाती है कि इसके दो इंटरप्रिटेशन होते हैं, हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। दो रिप्रेजेंटेशन, एक तो ग्राफिकल, एक होता है मैथमेटिकल। मैथमेटिकल में क्या होगा, फॉर्मूले होंगे। फॉर्मूलों को उससे क्या होगा, हमको कुछ फंक्शन दे दिए जाएंगे, उसमें कुछ फॉर्मूले लगा के हम उसको आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद आता है ग्राफिकल। ग्राफिकल मीनिंग में यही आता है एरिया अंडर द कर्व। बट एरिया अंडर द कर्व कैसे कैसे वेरी कर सकता है, किस किस तरीके से यूज़ हो सकता है, उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन। अब हम शुरुआत करते हैं इसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ में। थोड़े फॉर्मूले भी पढ़ेंगे, थोड़े तरीके से हम इसको सॉल्व करना भी सीखेंगे, ठीक है। तो इसको नोट करना चाहो तो कर लो, फिर मैं इसको मिटा दूंगा। नोट कर लिया होगा। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। कैसे करेंगे, देखो जैसे कि मैंने बताया था डिफरेंशियल एक ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या था, डी वाई डी एक्स था, डी वाई बाय डी एक्स था। इसको हमने क्या कहा था, इट इज़ अ डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये बात मैंने बताई थी। बट अगर इंटीग्रेशन हो रहा है तो इंटीग्रेशनल भी तो कोई ऑपरेटर होगा। तो हाँ जी, इंटीग्रेशन का ऑपरेटर कैसे बनाया जाता है, देखो सबसे पहले तो ऐसे सांप जैसा कोई बोल देते हैं इसको, एक मिनट, ठीक है, कुछ ऐसा सब बनाएंगे। उसके बाद मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया y और यहाँ पे हमने लिख दिया dx, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लगा दिया एक बॉक्स, यहाँ पे मैंने लगा दिया एक बॉक्स, यहाँ पे मैंने लगा दिया एक बॉक्स, ठीक है। अब देखो ये जो x है ना, ये जो x है ये होता है अपने पास वेरिएबल। लोगों दूसरे कलर से लिखते हैं जो चमके। ये जो x है ये क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब इसी के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट को, इसी के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब आ जाते हैं y क्या है, y तो आपके पास फंक्शन ही है, ये तो पता ही होगा, ये है फंक्शन। अब हम बात करते हैं ये जो डब्बा है, ये डब्बा का क्या मतलब है, और ये जो ऊपर डिब्बा है इसके डिब्बे का क्या मतलब है, ठीक है। तो इस डब्बे को हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट, इस डिब्बे को हम लोग कहते हैं अपर लिमिट, ठीक है। समझ में आया होगा। देखो क्या है, इसको जो इंटीग्रेशन का जो ऑपरेटर होता है वो कुछ इस तरीके सांप जैसा दिखता है। इसका बेसिकली मतलब होता है समेशन, समेशन मतलब जोड़ना। y क्या है, फंक्शन है, किस y फंक्शन होगा तो कैसा होगा, हम ऐसे लिखते हैं y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। y क्या होगा, फंक्शन होगा x का। y क्या होगा, x का फंक्शन होगा, तभी तो x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे जो y होता था, अगर नीचे x है तो y क्या होता था, फंक्शन ऑफ x होता था, पता है आपको, फंक्शन ऑफ x होता था, तभी हम इसको इंटीग्रेट या फिर इसको डिफरेंशिएट कर पाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे y क्या है, फंक्शन ऑफ x है,
ये dx क्या है, ये यहाँ पे जो x है वो वेरिएबल है, यानी इसी के टर्म में हमको डिफ्रेंशिएट करना है। और ये क्या है, एक लोअर लिमिट है, एक अपर लिमिट है। यहाँ पे हमको कुछ वैल्यू डालनी होती है। अब हम बात आती है, क्वेश्चन ये आता है हम वैल्यू किसकी डालेंगे, हम y की वैल्यू डालेंगे या किसकी डालेंगे, हम डालेंगे x की वैल्यू, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। x क्या है, वेरिएबल है। अगर ये वेरिएबल होगा तभी तो इसकी दो लिमिट्स बनेंगी, एक लोअर लिमिट एक अपर लिमिट। और दूसरी बात x क्या है, देखो x को जब हम वेरी करते हैं इसका मतलब क्या है, सांप का मतलब क्या होता है, समेशन। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके अपर लिमिट तक, सबसे छोटी लिमिट से सबसे छोटी लिमिट से सबसे बड़ी लिमिट तक क्या होगा, जोड़ना होगा। इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। तो बेसिकली क्या है, ये इंटीग्रेशन का बेसिकली मतलब कहाँ आया, इसका मतलब आता है इसको जोड़ना है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, इतनी बात समझना। और इसको समझ लो, इसको आप नोट कर लो, ठीक है। अगर आपने इसको नोट कर लिया हो तो मैं आगे बताता हूँ आगे कैसे क्या करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा इंटीग्रेशन के बारे में और बताना चाहूँगा, ठीक है। इसको भी मिटा देता हूँ, दोबारा लिख लेंगे ज़रूरत पड़ेगी तो। अब हम टॉपिक है हमारा एक छोटा सा, जिसका हम कहते हैं टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप कहोगे टाइप ऑफ इंटीग्रेशन ये कैसा टॉपिक है, ऐसा तो टॉपिक हमने कभी डिफरेंशिएशन में तो पढ़ा नहीं कि भाई टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन, ऐसा डिफरेंशिएशन वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या आता है, एक टॉपिक आता है टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। टाइप ऑफ इंटीग्रेशन में हमारे पास दो आते हैं, ठीक है। पहला आता है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। क्या आता है, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। एक आता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन, एक आता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन। अब भैया इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन क्या होता है, डेफिनाइट क्या होता है। तो देखो, जब हमको सीमाएं ना पता हो, सीमाएं मतलब जब हमने अभी लिमिट्स लिखी थी कि ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है, जब हमको लिमिट पता ही ना हो, हमें कोई लिमिट पता ही ना हो, सामने वाला क्वेश्चन जो आ रहा है हमसे कह रहा है कि भाई इंटीग्रेट करो, कहाँ से कहाँ तक करो, ये अब हमको ना दिया जाए, उसको हम कहते हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। जब हमको लिमिट्स गिवन ना हो, क्या हो, लिमिट्स गिवन ना हो, हम कहते हैं इंटीग्रेशन वेयर लिमिट्स आर नॉट गिवन। और ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वेयर लिमिट्स आर गिवन। डेफिनाइट कैसा होता है, डेफिनाइट में लिमिट्स दी हुई होती हैं कि भाई यहाँ से लेके आपको यहाँ तक की इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन का मतलब अगर आप कहें जोड़ना, अगर बेसिकली अगर हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं कि भाई जोड़ना है, तो जोड़ने की लिमिट बता दी, इस वाली जगह से यहाँ इस वाली जगह तक का जो भी है उसको जोड़ना है, तो हमने उसको इंटीग्रेशन कह दिया। और ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन वेयर लिमिट्स आर नॉट गिवन। तो जब हम इसका वो बनाते हैं ना, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो ऐसा देते हैं y dx, और यहाँ पे आ जाता है हमारे पास लोअर लिमिट, यहाँ आ जाती है अपर लिमिट, और बराबर हम यही कह देते हैं ये x हमारे पास क्या आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है, ठीक है।
y क्या है, फंक्शन है जिसको हम कह सकते हैं फंक्शन ऑफ x, और ये क्या आ रही है हमारे पास, लोअर लिमिट आ रही है, ये क्या आ रही है हमारे पास, अपर लिमिट आ रही है। ठीक है, और यहीं अगर हम यहाँ पे बात करें इनडेफिनेट वाले में, इसमें भी कुछ ऐसे ही होगा, y dx, यहाँ पे y क्या है, फंक्शन है, तो हम कह सकते हैं फंक्शन ऑफ x होगा अगर यहाँ पे x लिखा है तो, और फिर हम कह देते हैं x क्या है, x वेरिएबल है। ठीक है, और जब भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं, कभी भी जब हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, वी हैव टू ऐड अ कांस्टेंट c, वी हैव टू ऐड अ कांस्टेंट c इन द आंसर। ठीक है, वी हैव टू ऐड अ कांस्टेंट c इन द आंसर। ठीक है, वी हैव टू ऐड अ कांस्टेंट c इन द आंसर। और हेयर अगर मैं इधर की बात करूं, हेयर नो कांस्टेंट इज रिक्वायर्ड, नो कांस्टेंट c इज रिक्वायर्ड, बिकॉज यहाँ पे कांस्टेंट क्यों रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने लिमिट डाल दी है। जब हमने लिमिट डाल दी है तो हमारी वैल्यू ऊपर नीचे हो ही नहीं सकती। यहाँ पे कांस्टेंट इसलिए लगा जाता है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू तो दी नहीं हुई है। अगर वैल्यू नहीं देंगे तो थोड़ी गड़बड़ी तो आएगी, उस गड़बड़ी को हम अपनी तरफ से ठीक करने के लिए हम कह देते हैं कोई कांस्टेंट हम जोड़ देते हैं। ठीक है, जब जब उस कांस्टेंट को निकालने की बात आती है तब हम इसको निकालते भी हैं, जब जब इस कांस्टेंट को निकालने की बात आती है तो हम इसको निकालते भी हैं। लेकिन अगर कांस्टेंट निकाल देंगे तो बात तो यहीं पे आ गई, है कि नहीं। तो फिलहाल दो टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट वो कौन सा होता है, जिसमें इंटीग्रेशन वेयर लिमिट्स आर नॉट गिवन, जहाँ पे हमको लिमिट्स ना दी जाए, और डेफिनेट होता है जहाँ पे हमको लिमिट्स दे दी जाए। अगर हमको लिमिट्स दे दी गई हैं तो लिमिट्स, तो हम इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा बनाएंगे, वाई इंटीग्रल वाई डी एक्स। इस वाले सांप को हम कह देते हैं, इस सांप जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ऐसा ऐसा स्पाइरल सा, इसको हम कह देते हैं इंटीग्रल। इसको जब हम इसको बोलते हैं तो इसको ऐसे बोलते हैं इंटीग्रल वाई डी एक्स, इंटीग्रल वाई डी एक्स। ठीक है, और दूसरी बात एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे मान लो ये y है, यहाँ पे आपको y नहीं है, यहाँ पे आपको dx नहीं लिखना। मैं मान लो मैंने लिख दिया d थीटा, मान लो मैंने थीटा लिख दिया, तो क्या मतलब होगा, ये जो y है ना ये फंक्शन हो जाएगा थीटा का। y क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए किसका, थीटा का। ठीक है, बट अगर थीटा ना हो, मान लो कुछ अल्फा दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा अल्फा का। अगर मान लो अल्फा भी नहीं दे रखा, हमें दे रखा है डेल्टा, तो फंक्शन हो जाएगा डेल्टा का। ये बात आपको समझ में आई, क्योंकि हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो इसमें इसका फंक्शन का होना ज़रूरी है। तो ये बात तो आपको समझ में आई कि अगर यहाँ पे dx हमेशा नहीं होगा, क्या पता कभी कभार चेंज भी हो जाए। कब चेंज होगा, एज रिस्पेक्ट ऑफ इसका फंक्शन के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ आगे। ठीक है, अब मैं थोड़े से फॉर्मूले बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद आ जाएंगे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो फॉर्मूले तो दोनों में सेम ही लगते हैं, बस सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कितना, 5% डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। तो नोट कर लिया होगा।
तो हमारा सबसे पहला फॉर्मूला है, अगर हमको दे दिया जाए इंटीग्रल कांस्टेंट का dx, इंटीग्रल सी इज अ कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 पाई, ऐसे ई पाई, सॉरी ई नहीं पाई बोलना आप ठीक है। सी क्या हो सकता है, कांस्टेंट है, और कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम इसका इंटीग्रल निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है, देखो जब भी हम कांस्टेंट का इंटीग्रल करते हैं तो सी तो बाहर आ जाता है, ठीक है, और dx आ जाता है अंदर। हमेशा dx का इंटीग्रल क्या होता है, रुक जाओ पहले मैं इससे नहीं समझा रहा, समझ में नहीं आया, रुको। सबसे पहले आप ये वाला समझो, x की पावर n, y इक्वल टू एक्स की पावर n है। हमें इसका मान लो जब हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था तो क्या करा था इसका, तो हमने इसका dy/dx निकाला था, x की क्या करा था nx n-1, यही हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन में। बट अगर हमसे कोई पूछे कि भाई हमको डिफरेंशिएशन नहीं करना है इसका, हमको क्या करना है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन कैसे करोगे, हम पहले तो अपना साम बना देंगे, फिर क्या करेंगे, x की पावर लिखेंगे n, और नीचे फिर क्या लिखेंगे dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, ठीक है, x की पावर n dx। लिमिट्स की अगर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम इनडेफिनाइट वाले की बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि अभी हम बेसिकली फॉर्मूले बता रहे हैं, ठीक है। तो x की पावर n dx, ठीक है, इसका क्या आएगा, यहाँ पे आएगा x की पावर n+1 बटे में n+1 प्लस में c। अब देखो ये फंक्शन है x की पावर n, यहाँ पे क्या आ रहा है इसका nx n-1 जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, बट अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास आता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1, ठीक है। ठीक है भाई, ये बात तो हो गई। अब मैं कहता हूँ पहला फॉर्मूला तो ये हो गया, सबसे पहला फॉर्मूला तो क्या हो गया आपके पास, ये वाला आ गया। बट सोचो कि ये जो x की पावर n है, यहाँ पे अगर 1 होता तो मतलब मान लो ऐसा कुछ क्वांटिटी नहीं है, या फिर रुको सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं 0, सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं 0 इंटू में dx, 0 इंटू में dx लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो अगर 0 है, 0 को अगर हम बाहर ले लेते हैं, कभी भी कांस्टेंट आता है ना, कांस्टेंट या कोई भी नंबर आता है तो हम उसको बाहर ले लेते हैं, जो कि चेंज नहीं हो रहा होता उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने 0 बाहर लिया, इंटीग्रल हो गया dx का। अब देखो 0 बाहर मल्टीप्लिकेशन में है, 0 बाहर मल्टीप्लिकेशन में है तो अंदर तो कुछ भी आ जाए, कुछ ना भी सॉल्व कर लो, बाद में तो इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम बाद में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल आंसर तो 0 आ ही जाएगा, तो हम मेहनत क्यों करें, तो ये आ जाएगा 0। तो ये हो गया अपने पास सेकंड फार्मूला, ठीक है, ये हो गया सेकंड फार्मूला। अब मैं बताता हूँ आपको तीसरा फार्मूला। अभी ये खिचड़ी सी लग रही है, अभी मैं ढंग से लिख के भी दिखा दूंगा, उसकी चिंता मत करो, समझने की कोशिश करो। देखो तीसरा फार्मूला क्या कहता है, तीसरा फार्मूला कहता है अगर मान लो 1 इंटू में dx आ जाए, तो मतलब बेसिकली इंटीग्रेशन हमसे पूछ रहे हैं dx का, क्योंकि 1 को तो हम लिखें ना लिखें, हटा दो इसको, मत लिखो, इसको हटा देंगे, चलो इसी तरह से dx ही लिखेंगे। तो हम dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन आता है x, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी 0, 1 को मैं x की वैल्यू 0 लिख सकता हूँ। देखो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 1, ये मैं लिख सकता हूँ ना। देखो क्या कह रहा हूँ, x की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 1, ये तो मैं लिख सकता हूँ। तो मैं 1 की जगह x की वैल्यू 0 लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया, मैंने लिख दिया x की वैल्यू 0 इंटू में dx। तो देखो x की वैल्यू 0 है तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला, मैं यही वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ यहाँ पे,
यही वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो देखो क्या आ जाएगा, x की पावर 0 को मैंने n ले लिया, तो n+1 अपॉन में n+1, तो 0+1 बटे में 0+1 प्लस में c। तो क्या आंसर आ गया अपने पास, x की पावर 1 अपॉन में 1 प्लस में c। तो बेसिकली आंसर क्या आ गया, x आ गया, x+c। तो देखो ये वाला मेन फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, x की पावर n और x की पावर n डी का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है x की पावर n+1 बटे में n+1। ठीक है, फिर अगर मान लो हम यहाँ पे 0 कर दें, 0 dx का करें, तो 0 dx का क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्यों, क्योंकि 0 से कोई भी डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे तो यही हाल हो जाएगा। बट फिर मैं कह रहा हूँ अगर मान लो केवल 1 dx का इंटीग्रेशन करें, यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूँ, देखो कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट मैंने पहले 0 रख दी, रख के सॉल्व कर दिया। फिर मैंने सोचा चलो 1 रख के भी देखते हैं ना, 1 रख के क्या खेल आता है, तो 1 रखे तो मैंने देखा x की वैल्यू 0 रख सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो अगर मान लो x की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, x आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब थोड़ा आगे और समझने की कोशिश करते हैं। अभी इसको नोट मत करो, मैं बताऊंगा जब आपको नोट करना होगा, अभी नोट मत करो, अभी बस केवल समझने की कोशिश करो। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ मैंने ले लिया 2 dx, क्या ले लिया, 2 dx ले लिया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा था कि जब भी आपको कांस्टेंट मिले, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर उठा के रख दो। ठीक है जी, रख दिया, क्या आ गया, 2 इधर आ गया, dx इधर आ गया। अब फिर से हमको dx का इंटीग्रेशन करना है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, ये बात तो आपको समझ में आ गई, क्योंकि हम यहाँ पे 1 लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं तो x की पावर 0। तो फिर बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हमारे पास x आ जाएगा। तो क्या है हमारे पास, 2x आ गया। हाँ भाई ये भी ठीक है, अगर कोई कांस्टेंट की मल्टीप्लिकेशन हो जो कि 1 ना हो तो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, इसी में 2-4 सवाल करके देखते हैं। मान लो अगर मैं ले लूँ 4 dx ले लूँ, 4 dx का क्या हो जाएगा, तो मैं 4 बाहर ले लूँगा, dx अंदर, तो फिर क्या आ जाएगा, 4 इंटू में dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस का c। ठीक है, अगर मान लो मैं थोड़ा जो है ये वाले जो कांस्टेंट है वो अलग टाइप का लेना चाह रहा हूँ, मान लो मैंने लिख दिया इंटीग्रल लिख दिया मैंने 5/9 इंटू में dx। क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। फिर से हम क्या करेंगे, 5/9 को बाहर निकाल देंगे 5/9 को हम लोग बाहर निकाल देंगे, अंदर dx होगा, तो क्या आ जाएगा 5x/9 प्लस का c। ऐसा तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है। फिर हम तीसरा करके देखते हैं। तीसरा क्या है, मान लो मैं लिख दे रहा हूँ -1/√9.343। कुछ अजीब सा नंबर लिख दिया मैंने, -1/√9.343। कहने को ये क्या है, ये कांस्टेंट ही तो है, ये कांस्टेंट ही तो है। हम क्या करेंगे, इसका क्या आ जाएगा, हम इसको कांस्टेंट को बाहर लिख देंगे, -1/√9.343 क्या हो जाएगा, x प्लस का c। सिंपल। ठीक है, तो ये बात समझ में आई होगी। अभी तक हम लोगों ने 3 फार्मूले पढ़े, एक तो x की पावर n वाला, एक हमने कहा 0 dx, एक हमने कहा 1 dx, फिर एक चौथे नंबर का लिख सकते हो 2 dx। यानी कि कोई भी कांस्टेंट अगर आता जाता है तो हम उसको इस तरीके से हम सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या कह रहा हूँ, जो मैंने अभी तुमको फॉर्मूला बताया है, इंटीग्रल x की पावर n dx, जिसका हमने निकाला था x की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस का c, ये बताया था।
कभी भी हम इसमें n की वैल्यू -1 नहीं लिख सकते। क्या नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते। x की वैल्यू n जो है n की वैल्यू -1 नहीं लिख सकते। इसका मतलब क्या हो गया कि ये x की पावर -1 नहीं लिख सकते, या फिर इसको हम अगर नीचे उतार दें 1/x भी नहीं लिख सकते। क्यों? अब मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, आप सोच के बताना, ठीक है? पॉज करो लेक्चर को और सोचो। मैंने अभी तक जो पढ़ा है उसके हिसाब से सोचने की कोशिश करो। क्यों नहीं हो सकता? सोचने की तो कोशिश करो, सोच तो डेवलप कर देंगे ना मैं नीट या जेईई के लिए। तो गैस कर पाए तो नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, अगर कर लिया हो तो बहुत बढ़िया। देखो क्या है, हमने आपको बताया था इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है? तो एक बात बताओ, क्या 1/x से रिलेटेड हमने कुछ डिफरेंशिएशन में पढ़ा था क्या? 1/x से रिलेटेड क्या हमने कुछ डिफरेंशिएशन में पढ़ा था? हाँ पढ़ा था। जब हमने ln x यानी log बेस e का डिफरेंशिएट करा था तो हमारे पास 1/x आया था। 1/x आया था कैसे? जब हमने log का किया था, जब हमने d of log x y dx इसका जब हमने किया था तो हमारे पास क्या आया था? 1/x। इसका मतलब 1/x हम या फिर x की पावर -1 इसलिए नहीं इसमें लगा सकते। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर हम इसको कर देंगे तो बेसिकली इसका आंसर क्या होना चाहिए था? इसका रिवर्स, यानी अगर हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे वापस log x आना चाहिए, और इसको लगा देंगे तो log x तो आएगा नहीं। अगर log x नहीं आएगा तो हमारा बेसिक प्रिंसिपल जिस पे ये सारे कैलकुलस, जो मैथमेटिकल कैलकुलस है जो वर्क कर रहे हैं, वो सारा वायलेट हो जाएगा। समझे? तो क्या है, हमें ये बात समझनी चाहिए कि यहाँ पे n की वैल्यू -1 नहीं लिख सकते। उसका रीज़न मैंने आपको साफ साफ दिखाया है, ठीक है? तो अब क्या करते हैं, सारे फॉर्मूलों को देखो, इतने फॉर्मूले पढ़ लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, sin x वगैरह के हुए होंगे, जैसे हमारे पास इंटीग्रेशन, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले लगाए थे ना डिफरेंशिएशन में, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा ये सब के करे थे, अब हम यहाँ पे भी करेंगे। तो मैं सारे फॉर्मूले एक बार बोर्ड पे लिख दूँगा, समझा दूँगा किस तरीके से आए, कैसे आए। उसके बाद आप उसको नोट कर लेना, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है? ठीक है, सबसे पहला आता है इंटीग्रल x की पावर n dx। ये हो जाएगा x की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस का c, वेयर n इज़ नॉट इक्वल टू -1। ये हो गया पहला फॉर्मूला, ठीक है? सेकंड आता है इंटीग्रल 0 dx, इसका हो जाता है 0, सेकंड फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला आता है हमारे पास इंटीग्रल dx, जिसका हो जाता है x प्लस सी। तीसरा फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला आता है कोई भी कांस्टेंट इनटू dx। सी यहाँ पे मतलब कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट इनटू x प्लस का c। एक c बड़ा है, ठीक है, याद रखना। ये c है, इस c में कोई मतलब नहीं है। फिर हम कह रहे हैं 4 हो गए। इसके बाद हम कह रहे हैं अगर हम 1/x लिख देते हैं इंटू dx तो वहाँ पर क्या आ जाएगा log बेस ई इंटू मॉड x प्लस का c। बट अब अगर आप लोग कहोगे यहाँ पे कि आपने यहाँ पे मॉड क्यों लगाया है, मॉड लगाने की ये वजह है, मॉड लगाने की मैं वजह भी बताता चलता हूँ कि हम कभी भी log को माइनस में नहीं ले सकते।
क्यों नहीं ले सकते माइनस में, अभी बताते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको बताया था 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है 25, हाँ जी, ये हो जाता है बेस, ये हो जाती है पावर, और ये हो जाता है रिजल्ट। कभी भी एक बात बताओ, अगर मैं कभी भी रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है क्या? कभी भी यहाँ पर जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे -5 भी ले लेंगे तो -5 इंटू -5 इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। क्यों? माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी रिजल्ट तो कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता। अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो रिज़ल्ट नेगेटिव नहीं आ सकता। और ये जो रिज़ल्ट महाशय हैं जो ये कहाँ पे आके बैठते हैं, अगर मैं यहाँ पे लॉग लगा दूँ तो रिज़ल्ट जो है वो सीधा उठ के यहाँ पे आके बैठता है। ये तो हो गया बेस, यहाँ पे आता है 25, यहाँ पे आ जाता है 2। तो हम ये बात कह सकते हैं, ये वाली वैल्यू कभी भी हम कह सकते हैं नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव, समझे? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मॉड लगाया है। अगर गलती से किसी बात से अगर x की वैल्यू कुछ माइनस में आ जाए तो मैं इसको प्लस कर दूंगा। समझ में आ गई? x की वैल्यू अगर कोई माइनस में आ गई तो मैं इसको प्लस करके लगाऊंगा। तो ये बात समझ में आई? अब आ जाओ आगे। एक हमने पढ़ा था e की पावर x dx। जब हमने इसका डिफरेंशिएशन करा था तो वापस यही आ गया था, एस सेम, यहाँ पे भी सेम होगा। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस से यही आ जाएगा, e की पावर x प्लस का c। ठीक है, तो ये वाले जो फॉर्मूले हो गए ना, कितने, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 फॉर्मूले तो ऐसे हैं, ये तो यूज़ होते रहेंगे। ठीक है, अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री की तरीके से। ट्रिग्नोमेट्री में अगर मान लो मैं ले लूँ साइन एक्स dx, तो इसका क्या हो जाता है, इसका हो जाता है माइनस कॉस एक्स प्लस का c, और एक होता है कॉस का, ले लेते हैं इंटीग्रल कॉस एक्स dx, इसका हो जाता है साइन एक्स प्लस का c। अब देखो साइन एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है माइनस का कॉस एक्स। बट अगर जैसा हम डिफरेंशिएशन में पढ़ते आए थे, यहाँ पे आपको शायद थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही हो, डिफरेंशिएशन में जब हमने साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया था तो हमारे पास क्या आया था, कॉस एक्स आया था प्लस का, बट यहाँ पे आ रहा है हमारे पास माइनस का। इस माइनस और प्लस वाले लफड़े को आपको समझना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। बेसिकली याद रखना पड़ेगा, समझने की कोई बात नहीं है इधर। यहाँ पे आ जाता है माइनस कॉस एक्स का जब हम करते हैं तो हमारे पास आ जाता है प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो आप कोई सा भी तो एक याद रखो, उससे आपको याद रहेगा। या तो अब डिफरेंशिएशन का याद रखो या फिर इंटीग्रेशन का याद रखो, और कह देना कि भाई इसको तो उल्टा करना है। ठीक है, फिर हमने एक फॉर्मूला और बता दे रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में तो वैसे 99% इंटीग्रेशन के हमारे फिज़िक्स के सवाल इन दो से हो जाएंगे। अगर इन दो से नहीं हुए तो हमारे पास एक फॉर्मूला और आता है, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx, इसका हो जाता है 10x प्लस का c। अब आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ 10x का जब हमने डिफरेंशिएशन किया था तो हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स आया था। अब हमने सेक स्क्वायर एक्स का क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, तो हमारे पास वापस 10x आ गया। तो बस ये 3 फॉर्मूले काफ़ी हैं आपके लिए, 3 फॉर्मूले इंटीग्रेशन वाले, कोसाइन एक्स कॉस एक्स वगैरह के, ये 3 फॉर्मूले काफ़ी हैं आपके पूरे फिज़िक्स की इंटीग्रेशन करने के लिए। और ये वाले फॉर्मूले भी काफ़ी हैं आपके पूरी फिज़िक्स की इंटीग्रेशन करने के लिए। ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, इतना तो हो गया। अब आ जाती है बात आगे किस जगह पे, कि इसके सबसे पहले तो थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम कहेंगे अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। अलजेब्रा में क्या होगा, हमको बेसिकली अभी फ़िलहाल अलजेब्रा में
साइन है वो क्या कहते हैं, अलजेब्रा में हमको क्या करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ना है बस। बाकी मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में हमको नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि यूज़ नहीं है बिल्कुल भी। कभी कभार एक आधा क्वेश्चन में यूज़ हो जाएगा तो मैं उसी टाइम पे आपको समझा दूंगा, वरना क्या होना है, यहाँ से जो है वो सारा का सारा निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करेंगे जो निकल जाए। सबसे पहले आपको ये नोट करने हैं, तो सबसे पहले तो आप नोट कर लो 1 या 2 मिनट लेके, आराम से सुकून से सारी चीज़ें देख के करना, माइनस प्लस हर चीज़ देख के। हाँ, तो अब तक तो हो गया होगा नोट, तो नोट कर लिया तो मैं इसको कर देता हूँ रब, साफ कर देते हैं बोर्ड को। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, y की वैल्यू हमको दे दी गई है एक्स स्क्वायर। क्या दे दी गई है, y की वैल्यू दे दी है हमको एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रल y dx क्या आ जाएगा, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर dx। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x की पावर 2+1 बटे में 2+1 प्लस में c, क्या हो जाएगा, x की पावर 2+1 एक्स क्यूब बटे 3+c। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना होगा। कभी भी इनडेफिनाइट की अगर हम बात कर रहे हैं तो सी लगाना मत भूलना। अगर आप मैथ के पेपर में अगर सी लगाना भूल जाते हो ना तो नंबर कट जाते हैं, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो सी नहीं लगाया तो ख़त्म, टोटल ख़त्म, 0 मार्क्स में लेते हैं, समझे। तो सी को तो याद रखो कि भाई इसको लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फिर आता है, अगर मान लो मैं ले लूँ एक्स की पावर, मान लो मैं रूट एक्स ले लूँ, मैंने क्या ले लिया, y इक्वल टू रूट एक्स ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रल रूट एक्स डी एक्स। ये वाला स्टेप मैंने स्किप करा है, इतना तो अब चलता है। ठीक है, चलता है इतना। इसको मैं ले सकता हूँ एक्स की पावर हाफ डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर हाफ प्लस 1 बटे हाफ प्लस 1 प्लस का सी, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, ये भी हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पे नीचे 3 और इसका जो 2 है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पे 2 प्लस का सी। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। इसके बाद मान लो तीसरा सवाल हमारे पास आ रहा है। तीसरा सवाल हमारे पास क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू ले लेते हैं, क्या ले लें, x की पावर -3/2। मान लो ये हमको दे रखा है, इसको सॉल्व करना है, तो क्या कर देंगे, इंटीग्रल x की पावर -3/2 dx। क्या हो जाएगा इसका, x की पावर -3/2 प्लस 1 बटे -3/2 प्लस 1 प्लस का c, क्या हो जाएगा, ये होता है 1.5, यानी कि 1.5 कह सकते हैं, प्लस 1 यानी माइनस का हाफ आ जाएगा, x की पावर -1/2 बटे में यहाँ पे भी -1/2 है। ठीक है, तो माइनस को तो मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, x की वैल्यू -1/2 है, अगर मैं x को नीचे उतार दूं तो x की वैल्यू +1/2 हो जाएगी और हाफ की वैल्यू होती है रूट एक्स। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला गया। ठीक है, और ये x को मैंने नीचे उतारा तो x की वैल्यू +1/2 हो गई। +1/2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रूट एक्स, तो -2/√x प्लस c आंसर आ गया। ठीक है, अगर मान लो मैं कोई चौथा क्वेश्चन ले लेता हूँ, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है
वाई इक्वल टू √2 इंटू एक्स की पावर -9/2। ये सवाल दे दिया मैंने, y इक्वल टू √2 एक्स की पावर -9/2। तो सबसे पहले क्या करो, अब मैंने 3 सवाल तो करवा दिए हैं, पॉज करो और इसको सॉल्व करो 1 मिनट लेके, फिर मैं करता हूँ। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ, पॉज करके करते रहना। इंटीग्रल √2 एक्स की पावर -9/2 dx। तो सबसे पहले क्या करते हैं, √2 को बाहर निकालते हैं। √2 को बाहर निकाला, x की पावर -9/2 टू dx। √2 इंटू में x की पावर -9/2 प्लस में 1 बटे -9/2 प्लस में 1 प्लस c। -9/2 क्या हो जाएगा, 2 इसमें कटेगा 7/2। ठीक है, √2 एक्स की पावर -7/2 बटे में -7/2 प्लस का c। ठीक है, फिर इसको लिख लेना आप, 2 को ऊपर भेज देना। ठीक है, 7/2 का तो हम ऐसा कुछ लिख नहीं सकते, तो क्या आ जाएगा ये 2√2 एक्स की पावर -7/2, और ये माइनस को भी आप ऊपर भेज देना, यानी आ जाएगा माइनस। मैं लिख देता हूँ यार, मैं यहाँ पे डब्बा बना के लिख दे रहा हूँ। ठीक है, डब्बा बना के लिख दे रहा हूँ। क्या आ जाएगा आंसर, 2 माइनस का 2√2 एक्स की पावर -7/2 बटे में कितना आ जाएगा 7 प्लस का c। विजिबल है ये इतना? हाँ, विजिबल तो है। तो 4 सवाल हम लोगों ने करे इसके। अभी हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कितने कितने हम सवाल कर सकते हैं इसके। तो मज़ा तो आ रहा होगा, सब चीज़ को धीरे धीरे करके समझा रहे हैं। ठीक है, अभी 1-2 सवाल और करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या करते हैं, 5वें नंबर पे हम लिखेंगे y इक्वल टू 2 इंटू में sin x। इंटीग्रल y dx क्या हो जाएगा, 2 sin x dx। तो हमेशा एक रूल है, अगर कांस्टेंट आ जाए तो कांस्टेंट को उठा के बाहर रख दो, ये रूल होता है। 2 को मैंने बाहर निकाला, sin x को अंदर रखा, sin x dx। तो क्या आ जाएगा, 2 sin x का क्या हो जाएगा, cos x, वो भी कैसा, माइनस का cos x प्लस का c आता है। तो -2 cos x प्लस का c, ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, अगर मान लो मैं एक और करना चाहूँ तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैंने लिखा -9 y इक्वल टू -7/2 e की पावर x, ये दे दिया मैंने। तो मैं कह रहा हूँ इंटीग्रल -7/2 e की पावर x dx। तो क्या हो जाएगा इसका, -7/2 तो सबसे पहले बाहर ले लो, फिर इंटीग्रेशन का सिंबल, e की पावर x dx क्या हो जाएगा, -7/2 e की पावर x प्लस में c। ये हो गया। अगर मैं 7वें नंबर का कोई लेना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ, मान लो मैंने ले लिया y इक्वल टू 5। मान लो मैंने लिख दिया y इक्वल टू 5। अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो हम क्या करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे 5 dx। ठीक है, मैंने क्या करा, 5 को निकाल दिया बाहर, 5 बाहर आ गया इंटीग्रेशन के, अंदर है dx। तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू में dx का हो जाता है x प्लस का c। ठीक है, तो ये 6-7 सवाल हम लोगों ने करवाए हैं इसके।
अभी तक जो हमने फॉर्मूले पढ़े। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम आपको समझाते हैं, ठीक है। तो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का तो लगभग इतना ही था। ऐसा इसके अलावा हमको कोई ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन। डेफिनाइट इंटीग्रेशन का मतलब ही यही है कि हमको क्या पता हो, हमको लिमिट्स पता हो। बट अगर हमको लिमिट्स पता हो, अगर आपको लिमिट्स पता हो तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे उसको भी एक समझना ज़रूरी बन जाता है, ठीक है। अब मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है y = x², ठीक है। अब आपको कह रहे हैं इसका इंटीग्रेशन करो, तो मैंने लिखा y dx = x² dx, ठीक है। बट अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको लिमिट्स दी हुई होंगी। यहाँ पे आपको जो यहाँ पे मैंने डब्बे बनाए थे ना, अब ये डब्बे भरने का समय आ गया है, ठीक है। डब्बे भरने का समय आ गया, क्या होगा, इसको हम लोअर लिमिट कहते हैं, इसको अपर लिमिट कहते हैं। हाँ जी कहते हैं। मान लो आपको लिमिट्स दी हुई हैं, x की वैल्यू वेरी फ्रॉम मान लो 0 to 9, 0 से 9 तक x की वैल्यू वेरी कर रही है। ये क्वेश्चन ने बताया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि आपको कहाँ से कहाँ तक की वेरी करनी है, ठीक है। क्वेश्चन में बताया गया होगा। तो 0 से 9, तो 0 इज़ अ लोअर लिमिट, 9 इज़ अपर लिमिट, ठीक है। 0 से 9 तक, 0 से 9 तक, तो मैंने यहाँ पे 0 ले लिया, यहाँ पे ले लिया 9। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम क्या करेंगे, x² को इंटीग्रेट करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, x³ by 3। इतना तो आ रहा होगा यार, x की वैल्यू 1 + n+1 कर देंगे, 2 + 1 3/3, ठीक है। यहाँ पे हम लोग c नहीं लगाते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया लोअर लिमिट, यहाँ मैंने लिख दिया अपर लिमिट। अब एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन के डेफिनेट वाले पार्ट का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये हम करते हैं, क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो सबसे पहले तो अपर लिमिट का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या करो, 9 की वैल्यू डाल दो, x की जगह 9 डाल दो, सॉल्व कर दो। उसके बाद माइनस में 0 डाल दो, फिर सॉल्व कर दो। जैसे मैंने लिखा 9^3 माइनस में 0^3, तो हमारे पास क्या आ गया, 9^3 कितना हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। रुको, इसको इस तरीके से सॉल्व करो, /3, ये हो जाएगा 3, ठीक है। 9 9 से 81, 81 × 3 कर लो, 81 × 3 3 24, तो 243 आंसर आ गया आपके पास। तो इंटीग्रेशन करके हमारे पास क्या आया, 243 आ गया हमारे पास आंसर, समझे। 243 आ गया हमारे पास आंसर। तो ये बात तो समझ में आई होगी, ये बात तो आपको समझ में आई होगी। जब आपको लिमिट्स दे दे तो आपको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ कहीं ना कहीं हमको लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना होगा, ठीक है। तो ये बात तो आपको समझ में आई। तो मैंने एक इनडेफिनाइट चल रहा था, इनडेफिनाइट को बीच में छोड़ के मैंने आपको ये वाला करवा दिया, ठीक है। अब इसके और क्वेश्चन करेंगे, एक काम करते हैं, पहले इसके और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम डेफिनाइट में, फिर हम क्या करेंगे, अलजेब्रा पढ़ेंगे। अलजेब्रा पहले इनडेफिनाइट का, फिर डेफिनाइट का, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूँ मैं। x = √x, सॉरी y = √x, y = √x, वेयर
एक्स, ये वाला सिंबल होता है बिलोंग्स टू का, इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है। और हमेशा अगर ये वाला ब्रैकेट लगा होगा तो इसको हम कह देंगे क्लोज ब्रैकेट, मतलब मान लो क्लोज ब्रैकेट में लिखा हो 1, क्लोज ब्रैकेट में लिखा हो 1, तो इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू 1 है, क्या है, इसका मतलब है एक्स की वैल्यू बराबर है 1 के। बट अगर ऐसा ब्रैकेट लगा हो, अगर ऐसा ब्रैकेट लगा हो तो हम इसको कहते हैं ओपन ब्रैकेट, और अगर यहाँ पे 1 हो तो इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू 1 तो नहीं है बट यहाँ तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है, ठीक है। तो देखो बिलोंग्स टू, मैंने यहाँ पे दोनों क्लोज ब्रैकेट लिए हैं, कोई एक क्लोज भी हो सकता है, कोई दोनों क्लोज भी हो सकते हैं, दोनों ओपन भी हो सकते हैं, एक क्लोज एक ओपन भी हो सकता है, ठीक है। ये मैथ की चीज़ है, मैथ वाले आपको पढ़ाएंगे, मैंने यहाँ पे बता दी है। 2 से लेके 4 तक, ठीक है। तो इंटीग्रेट करते हैं, चलो इंटीग्रल रूट एक्स डी एक्स, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स की वैल्यू हाफ प्लस 1 बटे हाफ प्लस 1, 1 प्लस 1 हाफ प्लस 1 बटे हाफ प्लस 1, क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 3/2 बटे 3/2, 2 को अगर हम ऊपर ले जाते हैं 2x की वैल्यू 3/2 बटे 3, ये हो जाएगा कितने से, 2 से लेकर 4 तक, ये लिमिट हो गई, 2 से लेकर 4 तक की लिमिट है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने 2/3 जो है इसको बाहर निकाल लो, 2/3 को बाहर निकाल सकते हो। अगर हम x की वैल्यू 3/2 में, मतलब 4/4 की वैल्यू आ जाएगी 3/2, देखो क्या है हमारे पास, x की 3/2 बटे, नहीं 3 तो बाहर निकाल लिया ना, तो ये आ रहा है, रुको, ठीक है, ये आ रहा है 2 से लेके 4 तक। अब हमें इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, x की जगह पे पहले 4 डालो, फिर माइनस में 2 डालो, क्या आ जाएगा, x की वैल्यू में, सॉरी 4 की वैल्यू 3/2 माइनस 2 की वैल्यू 3/2। तो ऐसे वाले को सॉल्व करना तो मुश्किल लग जाता है, मैंने थोड़ा शायद क्वेश्चन हैवी हो गया है, तो इसको आप इतने तक ही रखो, इससे आगे की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके आगे तो मैथ्स हो गई ना, ठीक है। इतने तक ही आप रखो अपना आंसर, ठीक है, अभी तक इतने तक ही आंसर रखो। अब हम बात कर लेते हैं आगे, थोड़े और क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर सकते हो चाहो तो, बाकी मेरे को अभी इसको सॉल्व करने का कोई सेंस तो दिख नहीं रहा है, इसको क्या ही सॉल्व करें हम, ठीक है, क्योंकि हम समझ ही तो रहे हैं, समझने के लिए इसको फालतू में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका कोई क्वेश्चन फंसे, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसी वैल्यू फंसाते ही नहीं वो लोग जो ऐसी वैल्यू बने, क्वेश्चन में तो ऐसी वैल्यू बनेगी जिससे आपका सॉल्यूशन जल्दी हो जाए, बस आपकी फ़िज़िक्स लगे, क्योंकि फ़िज़िक्स का पेपर फ़िज़िक्स के लिए होता है, ना कि मैथ्स के लिए, ठीक है। अगर उसमें मैथ्स यूज़ कर रहे हैं तो मैथ्स इतनी यूज़ करेंगे जो कि आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिमाग खाए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, वो भी नीट में तो उतना भी नहीं होता, नीट में तो यहाँ आपने सॉल्व किया, फिज़िक्स लगाई, और यहाँ आपने प्लस माइनस किया, थोड़ी सी इंटीग्रेशन लगाई और सीधा काम ख़त्म, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हो। चलो मैं ले लेता हूँ y इक्वल टू 3x3, मैंने ले लिया 3x3 ले लिया है, 2x3 ले लेते हैं, चलो वैल्यू आसान हो जाएगी, y की वैल्यू क्या आ गई, 2x3 हो गई, तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रल 2x3 dx क्या हो जाएगा, 2 को मैंने बाहर ले लिया, x3 dx, एक सेकेंड यार, चलो कर ही लेते हैं, जब लिख लिया है तो x3 क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 4/4, ठीक है। लिमिट्स की बात करें तो अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ, x की वैल्यू ग्रेटर देन होगी, सॉरी x की वैल्यू लेस देन होगी अपने पास 3 से, और कहाँ तक जाएगी, ग्रेटर देन होगी
कितनी जाएगी 1 ले लो, ठीक है। क्या है, यानी x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 1 के बाद 2 हो सकती है और 3 हो सकती है बस, ठीक है। 1 2 3 हो सकती है, इसका मतलब ये है। देखो इस वाले को समझना आना चाहिए, बिलोंग्स टू वाले को समझ में आना चाहिए। ये दो ऐसे रिप्रेजेंटेशन है जो कि आपको नीट वाले में भी दिखेंगे, नीट वाले में भी ये वाले दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इसको स्किप कर सकते हो, इसको थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा समय दोगे, 4-5 बार इसको तरीके अलग अलग तरीके से बना के समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या वैल्यू बनी, 1 बन सकती है, 2 बन सकती है, 3 बन सकती है, तो यानी 1 से 3, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ अगर मैंने इस 2 को काट दिया तो यहाँ पे 2 आ गया, तो 1/2 मैंने निकाल दिया बाहर, यानी x की वैल्यू 4। तो सबसे पहले तो क्या करो, इसकी वैल्यू 4 आ रही है 1 से लेके 3 तक, तो 1/2 तो x को क्या हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले लिखो 3 की वैल्यू 4 माइनस 1 की वैल्यू 4। 3 की वैल्यू 4 कैसे करेंगे, जब भी आपको समझ में ना आए तो ऐसे करके देखो, 9 9 क्या आ जाएगा 81, ठीक है, 81। और हमेशा 1 की कितने से मल्टीप्लाई कर दो वो तो 1 ही आ जाता है, तो 81 माइनस 1 कितना हो जाएगा 80, काटोगे तो आ जाएगा आपके पास 40 आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा होगा इसको किस तरीके से करना है। तो ये हो गया बढ़िया तरीके से। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा अलजेब्रा की तरफ घूमते हैं। अलजेब्रा जो होता है, अलजेब्रा की तरफ मूव करते हैं। देखिए हम अलजेब्रा में क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये जो हमने दे दिए हैं इसका कोई मतलब नहीं है, ये वाला क्वेश्चन कर लिया या इससे पहले वाला क्वेश्चन कर लिया, ऐसा कोई मतलब नहीं है। फिज़िक्स में 99% ऐसे ही सवाल आते हैं। फिज़िक्स में जब भी आपको इंटीग्रेशन लगानी पड़ेगी ना, तो आपको ऐसी सवाल मिलेगा, इससे ऐसा कोई मुश्किल नहीं मिलेगा। करना कहाँ पे होता है, जैसे मान लो अभी एक आपको चैप्टर पढ़ोगे काइनेमेटिक्स वाला, काइनेमेटिक्स में क्या होगा, आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दे दिया जाए, उससे आपको वेलोसिटी पे जाना है तो डिफरेंशिएट कर दोगे, वेलोसिटी से आपको एक्सेलरेशन पे जाना है तो डिफरेंशिएट कर दोगे। तो थोड़ा समझाते हैं। मान लो डिस्टेंस को मैं x लेते हैं, वेलोसिटी को v, एक्सेलरेशन को a। जब आपको इससे इस पे जाना है तो आप क्या करोगे, dy/dx करोगे, dy/dx करोगे। जब आपको इससे इस पे जाना है तो इस पे भी dy/dx करोगे। बट आपको अगर एक्सेलरेशन दी हुई हो और आपको वेलोसिटी निकालनी हो तो आप क्या करोगे, इंटीग्रल बाई dx यानी इंटीग्रेशन करोगे। वेलोसिटी से अगर इस पे डिस्टेंस पे जाना होगा तो क्या करोगे, इंटीग्रल बाई dx। यहाँ पे यूज़ होता है, सर्कुलर मोशन में यूज़ होता है। और आपके पास जैसे एक करंट का फॉर्मूला होता है dq/dt, dq/dt होता है करंट का फॉर्मूला। करंट के फॉर्मूले में आपको यूज़ होता है। और अगर आप चार्ज निकालते हो, चार्ज की वैल्यू आती है इंटीग्रल i dt, इंटीग्रल i dt मतलब आई करंट है, dt के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है इसको, ये फॉर्मूला आता है। तो ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं है, यूज़ तो बहुत है, यूज़ तो बहुत है। अभी आप ये समझो, आपको ये सीखना है। सीखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कोई ऐसा दिन फिज़िक्स का, जब फिज़िक्स स्टार्ट हो जाएगी, काइनेमेटिक्स से फिज़िक्स स्टार्ट हो जाएगी, आपको काइनेमेटिक्स से कोई भी दिन ऐसा नहीं लगेगा कि आपको यूज़ नहीं हो रहा है। यूज़ तो सारे होंगे, समझ रहे हो, यूज़ तो सब होंगे और हर तरीके से यूज़ होंगे, ग्राफ के तरीके से भी। अब मैं यही बात बताऊं, अब देखो डिफरेंशिएशन मैंने स्लोप बताई थी, डिफरेंशिएशन मैंने स्लोप बताई थी। तो यहाँ पे क्या होगा, करंट जो है, करंट कैसे आएगा, जब हम चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। और करंट कैसे आ सकता है, अगर मान लो ये QT का ग्राफ है, QT का मान लो कोई ग्राफ है, और अगर मैं इसकी स्लोप निकाल लूँ तो स्लोप आ जाएगी बराबर, स्लोप का मतलब हो गया डिफरेंशिएशन, तो करंट क्या आ जाएगा, स्लोप के बराबर। ऐसे ये वाला सवाल है, चार्ज हमको निकालना हो, हमारे पास ग्राफ आ गया IT ग्राफ आ गया। तो मान लो कुछ ऐसा ग्राफ है, तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे, एरिया से क्या आ जाएगा, हमारे पास चार्ज आ जाएगा, समझे। तो इस तरीके से
50 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, मतलब 50 क्वेश्चन आते हैं, तरीका एक ही है। गलत बोल गया मैं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं बट तरीका तो एक ही है। इंटीग्रेशन अगर फिजिक्स में यूज़ होगी तो उसी दोनों में वो घूमता रहेगा। अब आ जाते हैं अलजेब्रा पे। अलजेब्रा या फिर हम कह सकते हैं सीधा, ज़्यादा तो इसमें पूरा तो अलजेब्रा पढ़ना नहीं है, एडिशन पढ़ना है। एडिशन या हम सब्ट्रैक्शन कह सकते हैं। सीधा क्वेश्चन से ही बात करेंगे इसमें। थोड़ा सा इंक डाल लो उसमें। 1 मिनट रुकिएगा। डन, 1 सेकंड देना बस। ठीक है, मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें क्या कह रहा है, y इक्वल टू बराबर हो गया एक्स क्यूब के प्लस में 4x स्क्वायर के प्लस में 3 log x के, सॉरी 3/x के माइनस 2 माइनस में e की पावर x, 2e की पावर 4e की पावर x है, 4e की पावर x। मान लो आपके पास ये इतना भारी भरकम सा सवाल दे दिया और आपसे कह रहे हैं इंटीग्रेट करो। क्या करो? इंटीग्रेट करो। तो कैसे करेंगे इंटीग्रेट इसको? देखो इंटीग्रेट करेंगे y dx। बेसिकली क्या आ रहा है? प्लस माइनस ही तो आ रहा है। यहाँ पे भी एक्स क्यूब है, आता है हमको करना। इसको भी आता है, इसको भी आता है। 1/x का log x होता है। 2 का भी आता है, 2x हो जाएगा इसका। e की पावर x का तो e की पावर x ही रहता है। तब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो ऐसे लिखो एक्स क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 3/x माइनस में 2 माइनस में 4e की पावर x, पूरे को ब्रैकेट लो और क्या कर दो dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सबको सेपरेट कर दो, सबको अलग अलग करके इंटीग्रेशन लगा दो, सबको एक एक सांप दे दो। एक्स क्यूब dx प्लस में अंडर रूट एक वो क्या कहते हैं इंटीग्रल 4x क्यूब, सॉरी 4x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर dx प्लस में इंटीग्रल 3/x dx माइनस में इंटीग्रल 2 dx माइनस में इंटीग्रल 4 dx 4e की पावर x dx। अब x की क्यूब का क्या हो जाएगा? x की पावर 3/2 बटे 3/2, सॉरी x की वैल्यू x अपॉन 3+1 बटे 3+1, यानी x की वैल्यू 4/4। ठीक है, इसका क्या आ रहा है? 4 को बाहर निकाल देंगे, x की वैल्यू x अपॉन सॉरी x की पावर 2+1 बटे 2+1, यानी अगर हम 3 को बाहर निकाल लें तो क्या आ जाएगा इसका? 4/3 एक्स क्यूब। ठीक है, इसको निकाल के देखो, 1/x का तो log x हो जाता है, 1/x का तो log x हो जाता है, 3 बाहर है तो क्या हो जाएगा? 3 log x। ठीक है, प्लस में सॉरी ये माइनस आ गया, यहाँ पे आ गया माइनस 2 dx। 2 dx का क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, क्योंकि dx का तो x आ जाता है। 4e की पावर x, 4e की पावर x का क्या रहेगा? यही रहेगा, माइनस 4e की पावर x। ये आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास, आ गया ना। अब अगर मान लो आपको क्वेश्चन में दे दे कि x की वैल्यू इस जगह से लेके इस जगह तक वेरी करती है, तो आपको कुछ नहीं करना, सब यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाना है, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाना है, यहाँ पे क्या करना है? एक लोअर लिमिट लिखनी है, एक अपर लिमिट लिखनी है और सब पे लिमिट लगा देनी है, सब पे लिमिट लगा देनी है। बस इतना ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो लिमिट वाला सवाल तो मैंने लिया नहीं है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ कि ब्रेक ये कवर भी सही नहीं बना।
एक मिनट रुकना यार। यहाँ क्या था, की पावर 4 था और ये 4 था, एक्स क्यूब था, 3 था। ठीक है, क्या आ गया, इंटीग्रल वाई डी एक्स। ठीक है, ये क्या आ गया अपने पास, आंसर आ गया। ठीक है, ये आ गया अपने पास आंसर। अब ये वाला नोट कर लो, इसके बाद बचेंगे, आगे भागेंगे, आगे भाग के जाएंगे, आगे देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं हम इसमें। ठीक है, और कौन सा सवाल हमें करना होगा वो देखते हैं। देखें आपकी लेक्चर की ड्यूरेशन कितनी हो गई है, लेक्चर की ड्यूरेशन कितनी। मान लो क्वेश्चन आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस में 2x। मान लो ये क्वेश्चन आ जाए और x की वैल्यू जा रही है 0 से लेके, x की वैल्यू बिलोंग्स कर रही है 0 से लेके 4 तक। ठीक है, अब देखो मैंने क्या लिखा, यानी कि 4 तो नहीं होगी, 0 से लेके 4 तो नहीं होगी, 4 से पहले तक जाएगी। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करो, वाई डी एक्स करो, उसका इंटीग्रेट करो। तो देखो डायरेक्ट लिखते हैं, इतना पढ़ लिया जो कि हम डायरेक्ट लिख सकें। इसका क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बटे 3 प्लस में इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 लगा दो। ठीक है, और यहाँ पे क्या करो, 2x है ना, ये तो ठीक है, 2x स्क्वायर बटे 2। ठीक है, ये हमने सॉल्व किया, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया हमारे पास, एक्स क्यूब आ गया प्लस में एक्स स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे, 0 से लेके 3 तक जाएगी। देखो 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 नहीं हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है। तो 0 से लेके 3 तक, तो देखो 3 रखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले दोनों में 3 रखेंगे, फिर माइनस में दोनों में 0 रखेंगे। 3 रखा, 3 का क्यूब प्लस में 3 का स्क्वायर माइनस में 0 का क्यूब माइनस प्लस में 0 का स्क्वायर। 3 का क्यूब होता है 27 प्लस में 3 का स्क्वायर होता है 9, और ये तो 0 है ही। 27 और 9 कितने हो गए, एक कम कर दो, 26 हो गया, 36 आ गया आपके पास आंसर। तो ठीक है, इस तरीके से इनको करना होता है, इस तरीके से इसको करना होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं आगे। आगे हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रह गई है, उसको थोड़ा समझा दे रहा हूँ। 5 मिनट की है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है, केवल 5 मिनट की है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बेसिकली अगर बात करें, शॉर्ट में बताना चाहूँ तो इसका एक ही मतलब है, एरिया इंटीग्रल वाई डी एक्स बराबर इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। ये एक लाइन है इसकी। ग्राफिकल मान लो अगर मैं कहूँ यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, बात ख़त्म। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कैसे। ठीक है, अगर मान लो मैंने आपको एक ग्राफ दे दिया, ये अगर मैंने आपको एक ग्राफ दे दिया, ये मैं ये नहीं समझा रहा कि कैसे क्यों, ये सब नहीं, मैं ये समझा रहा हूँ कि आप करोगे कैसे अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए इसका। ठीक है, अगर आपके पास इसका क्वेश्चन आ जाए तो आप करोगे कैसे, क्योंकि सब लोग ये समझा रहे हैं कि भाई कैसे क्यों, क्या मतलब है यार उसका, वो मैथ वाले सर का काम है, वो मैथ वाले सर बताएंगे, हमारा काम थोड़ा ना है। ठीक है, अब मान लो कोई आपको ऐसा ग्राफ दे दिया, ठीक है, मान लो आपको कोई ऐसा ग्राफ दे दिया और आपसे पूछ रहे हैं कि भाई हमको क्या बताओ, क्वेश्चन है
कि भाई इंटीग्रल वाई डी एक्स बताओ। हमारा तो दिमाग घूम गया भाई, इंटीग्रल वाई डी एक्स पूछ रहे, ग्राफ देके, ग्राफ दिया हुआ है, सॉरी हाँ ग्राफ दिया हुआ है, क्या दिया हमको, ग्राफ दिया है, और हमसे पूछ रहे हैं कि भाई हमको ये बताओ इंटीग्रल वाई डी एक्स बताओ। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आया आपका तो दिमाग घूमने लग जाएगा, यार हम क्या करें, इंटीग्रल वाई डी एक्स कैसे निकालें। देखो क्या है, इसका मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। अब हम कहेंगे किसके अंडर, देखो इंटीग्रल वाई डी एक्स का मतलब मैंने बता दिया, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। अब बताओ किसके अंडर, अब देखो यहाँ पे जो लिखा होगा ना, यहाँ पे जो लिखा होगा ना, इसी की वेरिएबल आएगी इसके अंडर। देखो अब हम यहाँ पे ऐसा वाला कर्व नहीं ले सकते, ऐसा वाला कर्व नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें ये लेना पड़ेगा, जो दिख रहा हो इधर एक्स के डी के साथ, उसी में उसी की तरफ गिरा दो, तो क्या हो जाएगा, इसका एरिया निकाल लो। मान लो यहाँ पे 3 आ रही है वैल्यू, यहाँ पे कितनी आ रही है, मान लो यहाँ पे 4 आ रही है, निकाल दो। क्या हो जाता है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना आ रहा है 3 का, हाइट कितनी आ रही है 4 की, इसको 2 से काटो, क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 आंसर हो जाएगा। अगर मान लो आपके पास ये ग्राफ ना आए, थोड़ा सा अजीब सा आ जाए, थोड़ा सा अजीब सा आ जाए, थोड़ा सा अजीब सा ग्राफ आ जाए, मान लो थोड़ा ऐसा आ जाए, ऐसा ऐसा, मान लो आपके पास कुछ ऐसा सा ग्राफ आ जाए, ठीक है। मैं वैल्यू लिख दे रहा हूँ, मान लो ये 1 है, ये -1 है, ये भी इसी के साथ में है, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मैं बात कर देता हूँ, ये 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। मान लो आपको कुछ ऐसा सा सवाल दे दिया और आपसे पूछ रहे इंटीग्रल वाई डी एक्स बताओ, इंटीग्रल बताओ वाई डी एक्स, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये बात तो पता चल गई होगी कि भाई एरिया निकालना है। अब देखो एरिया भी कैसे निकालना है, हमेशा जो ग्राफ के ऊपर की तरफ हो, यानी कि यहाँ पे जो आ रहे हैं ना ऊपर की तरफ, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये हमेशा प्लस में लिए जाते हैं, दूसरे कलर से लिखता हूँ, ये हमेशा कैसे लिए जाते हैं, प्लस में लिए जाते हैं, माइनस में लिए जाते हैं, सॉरी ये ऊपर वाले हमेशा प्लस में और नीचे वाला हमेशा माइनस में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने पूरा ही ट्राइंगल बना दिया, बेसिकली हम आधा करेंगे इसको, आधे इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। देखो ध्यान से देखोगे ना एक बात, अब देखो दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ थोड़ा सा, प्लस ये भी प्लस में और ये माइनस में, क्या वैल्यू बराबर आएगी, देखते हैं। हाइट भी बराबर है, हाइट भी बराबर है, ठीक है, और नीचे का 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, मतलब ये तो सीधा है, इस वाले ग्राफ को इस वाले ग्राफ से डायरेक्ट काट दो और आपके को इस वाले और इस वाले का जोड़ लो। भाई ये तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना, ये तो करने से ही आएगा ना, ठीक है। इस वाले को इससे काट दो, इसको जोड़ो, देखो मान लो मैं इसको ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इनटू में बेस आ गया 1, यहाँ पे 5 मत ले लेना, डिफरेंस देखते हैं भाई कितना डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितना है 4 से 5 का यानी 1 का, और ये हाइट कितनी है, हाइट आ रही है 1 इंटू 1 यानी हाफ आ गया। ऐसे ही अगर मैं इसका निकालना चाहूँ 5 से 6 1 का और इसका 1 का, तो प्लस में 1 इंटू में 1 हो गया, यानी क्या आ गया हाफ